लुजो ने इन शब्दों के बारे में पहले ही सोच लिया था जब वह स्वर्गीय लेखन स्क्रॉल पर ध्यान कर रहा था। चूंकि शेन लियांगशु श्वेत सूची में शीर्ष पर था, उसकी गतिविधियों की प्रकृति की परवाह किए बिना उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि वो इस घटना को टलने नहीं दे सके। ये 3 सजाएं काफी उचित थीं। जब शेन लियांगशो और अन्य लोगों ने ये सुना तो वे भौंचक्के रह गए। विला के अन्य कृषकों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। इस आदमी ने उनके मालिक के सामने ऐसी निलसता से बात की थी। उसे अपना आत्मविश्वास कहां से मिला? स्टीवर्ट जो के दिल में एक अशुभ भावना जाग उठी। वह थोड़ा चिंतित होकर 2 कदम पीछे हट गया। वह शुरू से ही घायल थे। यदि वे लड़ते तो उन्हें केवल हार का सामना करना पड़ता। नाराज होने के बजाय शेन लियांगशो हंसे। उसने तालियां बजाई और कहा, बूढ़े श्रीमान, वह मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। मैं कभी मजाक नहीं करता, लुजो ने सीधे चेहरे से कहा। शेन लियांगशो ने थोड़ा भुहें चलाई। दुनिया में केवल कुछ ही लोग हैं जो मुझे प्रभावित कर सकते हैं। जब तक मैं जीवित हूँ मैं केवल 2 लोगों से प्रभावित हुआ हूँ। ओह, पहले वर्तमान सम्राट योन किंग है। जब उसने ये कहा तो उसने कोई हरकत नहीं की। उसने फिर से अपना मुंह खोला और अपनी मुट्ठियां भींच ली। दूसरा व्यक्ति ईविल स्काई पवेलियन का कुलपति है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। स्टीवर्ट जो झूठ नहीं बोल रहा था। वह सचमुच मुझे अपना आदर्श मान रहा है। श्वेत सूची के पहले व्यक्ति द्वारा काली सूची में शीर्ष पर मौजूद व्यक्ति की प्रशंसा करना काफी विडंबनापूर्ण था। नन्हा युआन जोर से हंसा और बोला, उस स्थिति में तुम्हें मेरे स्वामी के सामने घुटने टेक कर कराना चाहिए। उसने यह बात संजीदगी और गंभीरता से कही। हालांकि शेन लियांगशो को यह बेहद मजाकिया लग रहा था। फैंग पिंग, शेन लियांगशो ने अपना हाथ लहराया। फैंग पिंग की आंखों में तेज झलक थी। तेज गति से उसने अपने पीछे एक पिछली छवि छोड़ी। दाव, अदृश्यता और विशाल स्वर्गीय ऊर्जा। हर कोई फैंग पिंग को देख रहा था जिसने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। छोटी युआन एक चाल चलने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसका मालिक अपनी हथेली ऊपर उठा रहा है। चूंकि मास्टर ने अपनी चाल चली है, अब सब कुछ तय हो गया है। लुजो के हाथ में एक बैंगनी बिजली की रोशनी चमकी। उसने अपना हाथ मोड़ा और आगे बढ़ाया। यह कोई घातक स्ट्राइक कार्ड नहीं था, यह थंडरब्लास्ट था। एक तार की सील जो बैंगनी बिजली के बोल्टों से गूंज रही थी आगे बढ़ी। एक दिव्य न्यायालय क्षेत्र कृषक। फैंग पिंग ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। उसने अपनी नजर लुजो पर रखी। जैसे ही वह लुजो को छूने ही वाला था, बैंगनी थंडरब्लास्ट उस पर गिर गया। बम। उसके सीने पर जोरदार वार किया गया। इससे पहले कि वह अपनी दाव, इनविजिबिलिटी या एक्सपेंसिव हेवनली एनर्जी को भी उजागर कर पाता, उसे उड़ते हुए भेज दिया गया। उसका दिमाग शून्य हो गया। जब उसने आसमान का सामना किया तो उसने आसमान से ही एक बैंगनी रंग की बिजली को उतरते देखा। वह चिल्लाया, वज्रपात। बूम। थंडरब्लास्ट अपने लक्ष्य से जुड़ा। जोर से जमीन पर गिरने से पहले फैंग पिंग ने मुंह में ताजा खून का एक और आसमान की ओर थूक दिया। उसके दिव्यांग के क्यूई समुद्र को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उस पर भारी हथौड़ा मारा हो। उसने जवाबी लड़ाई के सभी साधन खो दिए। थंडरब्लास्ट की मृत्यु दर कम थी। हालांकि इसे भारी झटका लगने की दर खराब नहीं थी और इस बार इसे ट्रिगर किया गया था। पूरा प्रांगण कब्रिस्तान की तरह खामोश था। स्टीवर्ट जो के घुटने मुड़ गए। वह जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा राख हो गया था। क्या यह ईश्वरीय न्यायालय क्षेत्र है? क्या यह अभी भी दिव्य न्यायालय का क्षेत्र है? एक दिव्य न्यायालय क्षेत्र का कृषक फैंग पिंग जैसे 4 पत्ती वाले नवजात देवत्व अभिजात वर्ग को इतना भारी झटका कैसे दे सकता है? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? स्टीवर्ट जो अकेले नहीं थे जो हैरान थे। शेन लियांगशो भी हैरान थे। शेन लियांगशो की खेती का आधार फैंग पिंग की तुलना में केवल 1 पत्ती अधिक था। वह 5 पत्ती वाले भव्य कृषकों की श्रेणी में से थे। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति के खिलाफ जिसने फैंग पिंग को एक ही बार से हरा दिया, उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। अफसोस, वह इस बिंदु पर पीछे नहीं हट सकता था। उसने अपना हाथ हिलाया। अन्य किसान हवा में मंडराने लगे। वे आगे बढ़े और लुजो और लिटिल युआन को घेर लिया। जिद्दी लुजो ने अपना सिर हिलाया। छोटी युआन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम बहुत मूर्ख हो। चूंकि तुम मेरे गुरु की इतनी प्रशंसा करते हो तो क्या तुम्हें अभी माफी की भीख नहीं मांगनी चाहिए? हम, शेन लियांगशो ने व्यंग करते हुए कहा, छोटी लड़की, क्या तुम एक पल के लिए भी यह नहीं सोचती कि मैं एक भोला व्यक्ति हूँ? आखिरकार मैं श्वेत सूची में सबसे ऊपर हूँ। उन्हें पकड़ लो। उनके आदेश से कृषक उन पर आगे बढ़े। स्वाभाविक रूप से शेन लियांगशो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उनके अध्ययन कक्ष में जी तियानदाओ का एक चित्र था। यह एक ऐसा चेहरा था जिसे वह हर दिन देखता था। उसके सामने का बूढ़ा व्यक्ति जी तियानदाओ जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। इसके लिए लुजो को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार जी तियानदाओ ने कभी भी अपनी शत्रु सूरत की परवाह नहीं की। इसके अलावा बुढ़ापे के कारण उनके बाल आमतौर पर बिखरे रहते थे और उनका स्वभाव उग्र था। इसके विपरीत यह सौम्य बूढ़ा व्यक्ति, जिसके बारे में ज्ञानी स्वभाव था, बिल्कुल अलग दिखता था। जब किसान आगे बढ़े तो शेन लियांगशो अपने उड़ने वाले रथ से हवा में उड़ गए। डीएन गर्जन। कोई नहीं जानता था कि दहाड़ किस कोने से उठी थी। डीएन ने छाया से बाहर निकलने का आरोप लगाया। इसने आसपास के किसानों पर धावा बोल दिया। किसान अपनी बुद्धि से डर गए। वे ढीली रेत की थाली की तरह तुरंत अस्त व्यस्त हो गए। डीएन निम्न श्रेणी के कृषकों से निपटने के लिए पर्याप्त था। डिंग, एक लक्ष्य को मार गिराया। इनाम 10 योग्यता अंक। डिंग, एक लक्ष्य को मार गिराया। इनाम 10 योग्यता अंक। लुजो को योग्यता अंकों की कम संख्या की परवाह नहीं थी। इसके बजाय वो उड़ते हुए रथ को देख रहा था जो अभी अभी हवा में उठा था। शेन लियांगशो ने कहा, मैं इस कर्ज को याद रखूंगा। हम फिर मिलेंगे। उसे विश्वास था कि वह अपने उड़ने वाले रथ पर सवार होकर बच सकता है। लुजो की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने अपना दाहिना हाथ उठाने से पहले अपना बायां हाथ उठाया। उन्होंने क्यूई को ऊर्जा में संघनित किया। एक हल्का नीला धनुष आकार ले लिया। उनकी तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों के बीच भी एक नीला ऊर्जा तीर बना। शून्य से उत्पन्न और उसी से सब कुछ आता है। संसार में रहना और उससे सीखना। बादलों को भेदने और माउंट बाबू को नीचे गिराने का दृश्य उसके दिमाग में घूम गया। स्वर्गीय लेखन स्क्रॉल की असाधारण शक्ति तीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। बम। ऊर्जा बांध छोड़ा गया। यह नीले आतिशबाजी शो की तरह हवा में तैरता रहा। चांद की रोशनी से उसकी चमक और बढ़ गई क्योंकि उसने अपने पीछे एक लंबी पोंछ बना ली थी। शेन लियांगशो ने अपने पीछे आने वाली अनोखी आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा। वह क्या है? ऊर्जा तीर। उसने तुरंत अपना अवतार सक्रिय कर दिया। उन्होंने अपने शरीर को अपनी सुरक्षात्मक ऊर्जा से ढक लिया। ऊर्जा तीर ऐसा लग रहा था मानो वह टोफो को छेद रहा हो क्योंकि उसने शेन लियांगशो के अवतार और उसके जिनजिन के क्यूई के समुद्र को छेद दिया था। एक झटके के साथ उड़ता हुआ रथ चकनाचूर हो गया। शेन लियांगशो आसमान से गिर गया।
छोटी युआन एयर ताली बजाते हुए ऊपर नीचे उछली। ये हिट है मास्टर, मैं भी तीरंदाजी सीखना चाहता हूँ। लू झो ने अपना सिर हिलाया। वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। यदि उसने आराम के साथ हमला किया होता तो उसने 5 पत्ती वाले कुलीन वर्ग को मार डाला होता। उसने उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जो उसकी असाधारण शक्ति का 1/3 था। जब उसने आराम के साथ इसका उपयोग किया तो उसने पिछले जन्मों की शक्ति से तलवार संग के लो चामकिन को मार डाला। हालांकि फिलहाल वह केवल 5 लीफ शेन लियांगशु को ही मार गिरा सका। स्वर्ग श्रेणी के हथियार के बिना और इस सीमा पर उसके हमले की तीव्रता बहुत कमजोर थी। हालांकि तीर शेन लियांगशु के डिंडिन की क्यूई समुद्र में घुस गया था। यह उसकी खेती के आधार को नष्ट करने के बराबर था। बूम! शेन लियांगशु एक छत से टकराया और उससे लुढ़क गया। जब वह जमीन पर गिरा तो उसने भयभीत भाव से लू झो की ओर देखा। उसी समय डीएन ने पहले ही किसानों को साफ कर दिया था। विला फिर से खामोश हो गया। लू झो ने जमीन पर शेन लियांगशु को देखते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने इसे महत्व नहीं दिया। शेन लियांगशु की अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। उसने अपने डिंडियन के क्यूई सागर से उभरते दर्द को सहन किया और पूछा, क्या आप लो संप्रदाय से हैं? छोटे युआन एर ने कहा, पटुई, घटिया लो संप्रदाय नहीं। लू झो को कोई आपत्ति नहीं थी। वह गहरी आवाज में बोला, क्या तुम झुक जाओगे? शेन लियांगशु जमीन पर फैला हुआ था। मैं करता हूँ, मैं सचमुच करता हूँ। शेन लियांगशु को महसूस हो रहा था कि उसके डिंडिन के क्यूई समुद्र में प्राइमल क्यूई को उस अनोखे तीर से नष्ट कर दिया गया है। वह डरा हुआ था और दर्द में था। उपज शब्द कहने के बाद उसने खून का एक और कौर थूक दिया। अंततः शांत होने से पहले वह कुछ देर तक जमीन पर पसरा हुआ संघर्ष करता रहा। लू झो ने एक हाथ उठाया और कई ऊर्जा ब्लेड शेन लियांगशु की ओर उड़ गए। बम बम बम! ऊर्जा ब्लेडों ने शेन लियांगशु के मध्याह्न बिंदुओं पर प्रहार किया। उसका दर्द लगभग तुरंत कम हो गया। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उसका पहले का अहंकार और गुस्सा पूरी तरह गायब हो गया था। डीएन, जिसने अपनी ताकत का प्रदर्शन पूरा कर लिया था, दोबारा उतरने से पहले आकाश में एक घेरे में उड़ गया। जो लोग शेन विला में खड़े रह गए थे वे केवल नश्वर और निम्न श्रेणी के कृषक थे। लू झो ने बीएन पर नजर डाली, ये सोचते हुए कि माउंट दिलचस्प था। यह ऐसे लक्ष्यों को चुनने में काफी चतुर था जो उसे उच्च योग्यता अंक से पुरस्कृत करेंगे। उन्होंने सिस्टम डैशबोर्ड की जांच की। उन्हें निराशा हुई कि उन्हें केवल 200 योग्यता अंक प्राप्त हुए। डिवाइन कोड क्षेत्र के लक्ष्यों या उससे नीचे के लक्ष्यों को मारकर योग्यता अंक अर्जित करने का मार्ग बेहद धीमा था। इस बीच स्टीवन जो और फ्रैंक पिंग बिना हिले डुले जमीन पर लेट गए। वे लड़ने की क्षमता पूरी तरह खो चुके थे। शेन लियांगशु उठ बैठे। उसने अपनी आंखें मली। जब उसने बीएन को उसके भयानक रूप में देखा तो वह सहज रूप से पीछे हट गया। लू झो ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, सिर हिलाया और पूछा, तुमने यह संदिग्ध व्यवसाय कब शुरू किया? शेन लियांगशु ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और कहा, बूढ़े श्रीमान, मैं केवल आजीविका कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तो अभी शुरुआत ही की है। लू झो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। मुझे इस शहर की स्थिति के बारे में बताओ। छोटे युआन को कमरे से एक कुर्सी मिली और उसने एक समझदार बच्चे की तरह उसे लू झो के पीछे रख दिया। लू झो बैठ गया और शेन लियांगशु को शांति से देखा। उससे पूछताछ करने के लिए तैयार था। शेन लियांगशु को अब दर्द नहीं हो रहा था। हालांकि जब उसे पहले की घटना याद आई तब भी वह डर से अभिभूत था। पूछने से पहले ही वह गटक गया, शहर में क्या स्थिति है? लू झो ने शेन लियांगशु के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। शेन लियांगशु ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए इस पर विचार किया। अराजक, बेहद अराजक। आपके आगमन से पहले नीदरलैंड संप्रदाय के सदस्यों ने शहर की चौकी से लड़ाई की। कई लोग हताहत हुए। अन्य जनजातियों के बारे में क्या? लू झो ने पूछा। जब अन्य जनजातियों का उल्लेख किया गया तो शेन लियांगशु की भौहें चढ़ गईं। पश्चिमी क्षेत्र से लू लैन और रॉली के कई लोग थे। हालांकि मैं अन्य जनजातियों के बारे में नहीं जानता। यह समझने वाली बात थी कि शेन लियांगशु को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अन्यथा ग्रेट यान के शाही परिवार के आने और उनकी देखभाल करने से पहले उसे कुछ करने का मौका भी नहीं मिलता। क्या यही जनजातियां हैं? लू झो ने थोड़ा असमंजस में पूछा। रोंगसी में 5 और रूबेई में 7 राष्ट्र हैं। उन्होंने हमेशा अपना व्यवहार किया है। लू लैन और राउली के अलावा मैंने यहाँ अन्य जनजातियों की उपस्थिति के बारे में कभी नहीं सुना है। शेन लियांगशु ने सच्चाई से उत्तर दिया। लू झो ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सिर हिलाया। उन्होंने जीत यान दाओ की यादों को सुलझाना शुरू किया। चूंकि सम्राट योंगशु ने रोंगसी और रोंगबेई को हराया था, ग्रेट यान ने प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त कर ली थी। रोंगेक्सी और रोंगबेई में अन्य जनजातियों ने खुद को पुनर्गठित किया। अनगिनत बिखरे हुए राष्ट्रों से उन्होंने रोंगसी के 5 राष्ट्र और रोंगबेई के 7 राष्ट्र बनाए। ये 12 राष्ट्र सदैव ग्रेट यान की अधीनता में मौजूद थे। उन्होंने दशमांश अदा किया और अपनी राजकुमारियों को विवाह के लिए पेश किया। हालांकि इन 12 देशों ने अपनी विद्रोही प्रवृत्ति नहीं खोई। वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर ग्रेट यान की सीमाओं का अतिक्रमण कर लेते थे। चौथे राजकुमार लियो बिंग ने अपना अधिकांश समय राष्ट्रों को रोकने के लिए सीमाओं पर बिताया ताकि वे अब तक कुछ शांति का आनंद ले सकें। चौथा राजकुमार लियो बिंग अब कहाँ है? लू झो ने पूछा। शेन लियांगशु हैरान था। उन्होंने लू झो को संदेह से देखा और उत्तर दिया, मैंने केवल ये सुना है कि उनके चौथे महामहिम ने 300,000 पुरुषों और 5000 कृषकों की सेना का नेतृत्व किया था। उनके सैनिक लियांग प्रांत के 10 शहरों की रक्षा के लिए विभाजित हैं। मुझे नहीं पता कि वह वर्तमान में किस शहर में है। लियांग प्रांत के 10 शहरों में से 5 संरचनाओं द्वारा संरक्षित हैं। उनमें से 5 नहीं है। महामहिम खुद को नुकसान के रास्ते में नहीं डालेंगे। लू झो को लगा कि शेन लियांगशु काफी ईमानदार थे। वह धीरे से खड़ा हुआ, अपनी दाढ़ी को सहलाया और बोला, अपने संसाधनों से इसके बारे में पता करो। यदि तुम यह अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर शेन लियांगशु बहुत खुश हुए। उसने झट से सिर झुकाया और कहा, आपकी सेवा में बूढ़े श्रीमान। उस रात शेन लियांगशु केवल विला में ही रह सकता था। वह ज्यादा दूर नहीं रुके। वह लू झो के बगल वाले कमरे में रुका था। वह उसके लिए बेचैन करने वाली रात थी। अपनी खेती का आधार खोने के बाद उन्होंने अपने जागने के घंटों को इस चिंता में बिताया कि उनके अधीनस्थ उनकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। लियांग प्रांत में लोग आपको पूरा निगल लेंगे और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कारण नाम की कोई बात नहीं थी। शेन लियांगशु अपनी खेती का आधार नष्ट हो जाने के बाद भी जीवित रहना चाहता था क्योंकि उसके पास अपनी खेती का आधार बहाल करने का एक तरीका था। हालांकि यह थोड़ा कठिन कार्य था, फिर भी कम से कम उसे आशा तो थी। आखिरकार वह श्वेत सूची में शीर्ष पर था। इस उपाधि ने ही उसे अपने डेंटिंग की जैसे सेबल मैग्नोलिया को पुनर्स्थापित करने का एक तरीका खोजने का साधन दिया।
हालांकि किसी भी चीज से पहले उसे अपनी सुरक्षा का एक तरीका खोजना होगा। सबसे सुरक्षित जगह बूढ़े आदमी के बदल में होगी। अगली सुबह शेन लियांगशॉ ने तुरंत 10 शहरों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने आदमी भेजे। उन्होंने इस कार्य में अपना पूरा जोर लगा दिया। जब दोपहर हुई तो शेन लियांगशू ने सम्मानपूर्वक लू जो से संपर्क किया। बूढ़े श्रीमान, मैंने अपने लोगों से इस मामले की जांच कराई है। महामहिम संभवतः लियांग प्रांत के उत्तरी भाग में मो शहर में है। उत्तर मिलने से पहले उसने जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे कमरे के अंदर से आवाज सुनाई दी। नीदरलैंड संप्रदाय से कोई हलचल? मैंने सुना है कि नीदरलैंड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु यू झेंघाई और उनके 4 महान रक्षक भी मो शहर में गए हैं। शेन लियांगशॉ ने आह भरते हुए कहा, नीदर संप्रदाय ने पूरी दुनिया को अराजकता में डाल दिया है। यू झेंघाई ईविल स्काई पवेलियन का पहला शिष्य भी है। उसकी खेती का आधार भयानक है। उसके व्यक्तिगत रूप से कदम उठाने के साथ चौथे राजकुमार को कोई मौका नहीं मिलेगा, भले ही उसके पास शक्तिशाली सैनिक हों। अपनी जांच जारी रखें, समझा? एक और दिन बीत गया। तीसरे दिन शेन लियांगशॉ ने दरवाजे पर खड़े होकर बताया, बूढ़े श्रीमान, लियांग प्रांत के 10 शहरों में बड़े बदलाव हुए हैं। नीदरलैंड संप्रदाय ने चौथे राजकुमार को युद्ध में शामिल कर लिया है। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। जो 5 शहर संरचनाओं द्वारा संरक्षित नहीं है, उन्हें नीदरलैंड संप्रदाय ने रातों रात जीत लिया है। मुझे डर है कि वे जल्द ही यहाँ अपना रास्ता बना लेंगे। कुछ और जांच करें। शेन लियांगशू झुके और चले गए। चौथे दिन आकाश उज्जवल होने से पहले शेन लियांगशू अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत लू झो के दरवाजे पर तेजी से पहुंचा। उन्होंने कहा, बूढ़े श्रीमान, कृपया अब लियांग प्रांत के शहर को छोड़ दें। लियांग प्रांत शहर का गठन अब गद्दार के नियंत्रण में है। नीदरलैंड संप्रदाय ने पहले ही शहर के द्वार तोड़ दिए हैं। जैसे ही शेन लियांगशॉ ने बोलना समाप्त किया, शहर में गरजते खुरों की आवाज गूंज उठी। हवा में उड़ने वाले कृषकों के समूह भी थे। धुआं उठा और फैल गया और हत्या का इरादा हवा में फैल गया। लियांग प्रांत की चौकी को पीछे धकेला जा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, 10 विश्व अवतार सड़कों पर उभर आए। हालांकि वे 100 ट्रिब्यूलेशन इनसाइट अवतारों जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन दैवीय न्यायालय क्षेत्र और उससे नीचे के कृषकों के विरुद्ध 10 वर्ड्स अवतार एक शक्तिशाली हथियार था। नीदरलैंड संप्रदाय के पास इन कृषकों की कोई कमी नहीं थी। नीदरलैंड संप्रदाय के व्यापक हमलों ने विरोध करने वाले व्यक्तियों को पकड़ लिया या मार डाला। शेन लियांगशॉ ऐसे छटपटा रहा था मानो उसकी पैंट में चींटियां हों। तभी हवा का एक झोंका उसके सिर के ऊपर से आया। वाह वाह वाह! दर्जनों किसान विला के ऊपर दिखाई दिए। मैं यू होंग हूँ, नीदरलैंड संप्रदाय के एजो ड्रैगन हॉल की दूसरी सीट। जो लोग मेरा अनुसरण करेंगे वे समृद्ध होंगे और जो विरोध करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। खेती करने वालों, आगे बढ़ो। नीदरलैंड संप्रदाय के संचालन का तरीका अपने सदस्यों को पदानुक्रम के साथ नियंत्रित करना था। शेन लियांगशू को उम्मीद नहीं थी कि नीदरलैंड संप्रदाय इतनी जल्दी यहाँ पहुंचेगा। अब जब उसने अपनी खेती का आधार खो दिया था, तो उसके पास अपनी रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं था। वह अथाह चिंतित था। उसने लू झो के कमरे को देखा। यू होंग ने शेन लियांगशू पर नजर डाली। तुम्हें चोट लगी है? ये हाँ। शेन लियांगशू लू झो के कमरे की ओर इशारा करना चाहता था, लेकिन वह उतना साहसी नहीं था। उसे ले। 2 कृषक आकाश से उतरे और शेन लियांगशू को अपनी जगह पर रखा। चरमराहट। दरवाजे खुल गए। लू झो अपनी पीठ पर हाथ रखकर कमरे से बाहर निकला। उन्होंने एजो ड्रैगन हॉल की दूसरी सीट यू होंग को देखा, जो हवा में मंडरा रहा था। यू होंग ने बूढ़े व्यक्ति की आभा का अनुमान लगाया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम नीदरलैंड संप्रदाय का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं देंगे। इसी समय लिटिल युआन एयर कमरे से बाहर भाग गया। उसने हवा में यू होंग की ओर इशारा किया और कहा, जब तुम मेरे मालिक से बात कर रहे हो तो अपना लहजा देखो।